फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन लाइंस पर अटैक किया जाता है। 35 कंट्रीज अपने सोल्जर्स फ्रांस में भेजती हैं। 22 मार्च 2024 को रशिया को निशाना बनाया जाता है। इस वजह से कई इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में आते हैं और इनमें से एक था ISKP। तभी पुश्ती के कोच मोशो वेनमर्ग उन आतंकवादियों पर चाकू से हमला कर देते हैं। आतंकवादियों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया। कहीं से ये न्यूज लीक हो जाती है कि एयरबेस में पुलिस कुछ करने वाली है और यहीं पर उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। दुनिया में जब भी किसी देश में ओलंपिक गेम्स होते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इसी इवेंट पर होती है। लेकिन पेरिस के ओलंपिक्स स्टार्ट होने से पहले ही पूरी वर्ल्ड मीडिया की नजर में था। लेकिन क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी टेररिज्म। पेरिस के ओलंपिक्स जब स्टार्ट होते हैं तभी से पूरा मीडिया इसे दुनिया में अब तक का सबसे डेंजरस ओलंपिक्स बताता है, जो एक्चुअल में सच था। Just hours before the Olympics opening ceremony, saboteurs launched a coordinated arson attack on French train line. All eyes are on Paris and affecting around 800,000 people. Now the Paris Olympics, the city on high alert. Olympics, Paris Olympics. Paris Olympics. Paris Olympics. पेरिस में ओलंपिक 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन लाइंस पर अटैक किया जाता है। ट्रेन ड्राइवर की सिक्योरिटी के लिए जो केबल्स लगाई जाती हैं उनमें आग लगा दी जाती है और उन्हें निकालकर अलग कर दिया जाता है। ऑपरेटर के अनुसार इस अटैक से अटलांटिक, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हाई स्पीड ट्रेन लाइंस पर बहुत असर पड़ा था, जिससे फ्रांस के स्टेशंस की हालत कुछ इस तरह हो गई थी, जिससे 2.5 लाख यात्री प्रभावित होते हैं। इन ट्रेन में से 2 ट्रेन ऐसी भी थी जो ओलंपिक एथलीट्स को ले जाने वाली थी। इस अटैक के बाद कई फ्रांसीसी अधिकारी ये कहते हैं कि अटैक पहले से प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड था। जिसने भी अटैक किया था वह अच्छे तरीके से जानता था कि उसे कहां अटैक करना है। लेकिन ये अटैक किया किसने, ये कोई नहीं जानता। SNCF फ्रांस की एक नेशनल रेलवे कंपनी है, वो इस डिस्ट्रप्शन को फ्रांस पर एक हमला बताती है, जिसके जवाब में पूरे फ्रांस में सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी जाती है। खासकर जहां पे ओलंपिक गेम्स हो रहे थे वहां पर हर दिन करीब 75,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। फ्रांस की कई लोकेशंस पर सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भारत भी CAPF के स्पेशल कमांडोज और 10 हाईली स्किल्ड डॉग्स को भेजता है। और ना सिर्फ भारत, ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज अपने सोल्जर्स फ्रांस में भेजती हैं ताकि फ्रांस के ओलंपिक्स के दौरान कोई गड़बड़ ना हो, कोई अटैक ना हो। और फ्रांस कोई अकेला कंट्री नहीं है जिसे इस तरीके का प्रेशर फेस करना पड़ा था। ऑलमोस्ट हर कंट्री जो ओलंपिक्स होस्ट करती है उनके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन फ्रांस के ओलंपिक्स के दौरान कोई अटैक होगा इसकी हाई पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि इस समय दुनिया के 2 हिस्से ऐसे हैं जहां पर मेजर वॉर्स चल रही हैं। पहली रशिया और यूक्रेन के बीच यूक्रेन में, और दूसरी इजराइल और हमास के बीच गाजा में। इन दोनों वॉर्स में से गाजा वॉर का इम्पैक्ट पेरिस ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा था, क्योंकि ओलंपिक्स के दौरान इजरायली एथलीट्स पर टेरर अटैक ये ओलंपिक हिस्ट्री की एक सबसे दर्दनाक कहानी है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी। लेकिन अब कई लोग सोचेंगे कि गाजा वॉर का पेरिस ओलंपिक से क्या लेना देना। सो वेट, लेना देना है। 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुई गाजा वॉर पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग इवेंट था। इस वॉर के स्टार्ट होते ही पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे चला जाता है। गाजा और इजराइल के कई निर्दोष सिविलियंस पर अटैक किए जाते हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो या बच्चा हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है, जिससे गाजा में मृतकों का आंकड़ा हजारों तक पहुंच जाता है। और जब लोग सोशल मीडिया में ये सब देखते हैं कि गाजा पट्टी में गाजा के लोगों के साथ क्या हो रहा है, से इजराइल की वजह से लाखों गाजा के लोग हो गए, बच्चे अनाथ हो गए और कई लोग मारे गए। ये सब खबरें जानकर बहुत से लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि फिलिस्तीन एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इस वजह से कई इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में आते हैं और इनमें से एक था ISKP यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, जो कि एक अफगानिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है।
फ्रांस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के अनुसार पेरिस ओलंपिक्स के दौरान मेन थ्रेट यही ग्रुप था, क्योंकि ये ग्रुप कई बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज को निशाना बना चुका है। 22 मार्च 2024 को रशिया को निशाना बनाया जाता है। कॉर्कस सिटी हॉल में चल रहे एक कॉन्सर्ट पर एक ह्यूज अटैक किया जाता है, जिसमें 145 से ज्यादा लोगों की जान जाती है और 551 लोग घायल होते हैं। इस अटैक की जिम्मेदारी यही ISKP ग्रुप लेता है। मार्च 2024 में यही टेररिस्ट ग्रुप स्वीडिश पार्लियामेंट पर अटैक करने की साजिश रचता है। गाजा वॉर शुरू होने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट साजिशों में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन गाजा वॉर शुरू होने के बाद एक एक करके कई अटैक्स होते हैं। 13 अक्टूबर 2023 को फ्रांस के एक हाई स्कूल में टीचर की चाकू गोपकर हत्या कर दी जाती है। 2023 में फ्रांस के सेंट्रल पेरिस में एक व्यक्ति की चाकू और हैमर से हत्या की जाती है। 16 अक्टूबर 2023 को बेल्जियम में 2 स्वीडिश सॉकर फैंस को गोली मारकर हत्या की जाती है। 2 मार्च 2024 को एक ज्यूविश मैन को स्विट्जरलैंड में चाकू गोपकर मार दिया जाता है। अप्रैल 2024 में जर्मनी के चर्चों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की साजिश रची जाती है। मई 2024 में यूके में यहूदी समुदायों और सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ गोलीबारी की साजिश रची जाती है। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ अटैक्स के बारे में ही बताया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में कब कब इस्लामिक टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो आप इस्लामिक टेररिज्म इन यूरोप नाम का एक विकिपीडिया पेज है, उसे पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक तरफ यूरोप में टेरर अटैक्स बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ पेरिस के ओलंपिक्स नजदीक आ रहे थे। फ्रांस पेरिस ओलंपिक्स में मंडरा रहे खतरे को अच्छी तरीके से जानता था और ये भी जानता था कि ये खतरा कितना बड़ा है, इसलिए फ्रांस तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक्स को नाकाम करने की एक घिनौनी साजिश रची जाती है। 16 साल का लड़का सोशल मीडिया में आकर ये अनाउंस करता है कि वह पेरिस ओलंपिक के दौरान शहीद होना चाहता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक 18 साल का लड़का सेंट एटीने के फुटबॉल स्टेडियम में साजिश करता हुआ पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि वो स्टेडियम पेरिस ओलंपिक्स के दौरान यूज हो सकता था और ये लड़का चेचन्या का था, जो इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित था। यानी आतंकवाद के इस घिनौने खेल में अब बच्चों को भी झोंका जा रहा है। लेकिन ओलंपिक्स ही क्यों? आखिर ये टेररिस्ट ग्रुप्स ओलंपिक को ही क्यों निशाना बनाते हैं? जबकि ओलंपिक्स तो शांति का प्रतीक है, यहाँ पर विश्व के कई देश अपने आपसी झगड़े बुलाकर साथ में गेम्स में compete करते हैं, वो भी एक फ्रेंडली वे में। तो आखिर ओलंपिक्स को ही क्यों टेररिस्ट ग्रुप्स निशाना बनाते हैं? या यूं कहें, इन अटैक से किसी को क्या फायदा हो सकता है? 1896 से स्टार्ट हुए ओलंपिक गेम्स अब तक कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। जैसे जैसे ओलंपिक गेम्स का विकास हुआ, वैसे वैसे ओलंपिक गेम्स बहुत से लोगों के बीच पॉपुलर हो गए। जब भी ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं तो लाखों की संख्या में लोग लाइव गेम्स देखने के लिए जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मोबाइल फोन, टीवी, न्यूज़पेपर के थ्रू बस ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री ने कितने मेडल्स जीते। ओलंपिक गेम्स करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ता है और इसी वजह से टेररिस्ट ओलंपिक गेम्स को टारगेट करते हैं। ऐसा ही एक अटैक किया गया था 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक्स में। ओलंपिक के दौरान कई बार अटैक हुए हैं, लेकिन 1972 म्यूनिक अटैक ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट अटैक है। इसी अटैक के बारे में मैंने वीडियो में पहले भी बात की है। 5 सितंबर सुबह के करीब 4 बजे फिलिस्तीन के 8 आतंकवादी ओलंपिक विलेज की 6 फुट की दीवार फांदकर अंदर चले जाते हैं और इजरायली टीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 अपार्टमेंट्स में घुस जाते हैं। ये आतंकवादी ब्लैक सितंबर नाम के आतंकवादी संगठन से थे। पहले अपार्टमेंट रेफरी योसेफ गुडफ्रेंड उस वक्त जाग रहे थे। जब वे दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं तो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ आतंकवादी हथियार लिए हुए खड़े हैं। वे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और बाकियों को आवाज लगाते हैं। तभी कुश्ती के कोच मोशो वेनमर्ग उन आतंकवादियों पर चाकू से हमला कर देते हैं, लेकिन आतंकवादी उनके कंधे पर गोली मार देते हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आतंकवादी बाकी के कोचों को भी बंदी बना लेते हैं। उन्हें दूसरे अपार्टमेंट पे ले जाया जाता है, जहां पहले से ही बाकी के इजरायली एथलीट्स को बंदी बनाया जा चुका था। यहाँ पर टोटल 12 इजरायलीज थे और 8 आतंकवादी थे। जब खिलाड़ी के कोचों को दूसरे अपार्टमेंट पे ले जाया जाता है, तभी
कुश्ती के कोच मोशो वेनबर्ग मौका देखकर उन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार आतंकवादी बुरी तरीके से उन पर गोली चला देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस मुठभेड़ में रेसलर गात सुबारी भाग जाते हैं। एक आतंकवादी उनका पीछा भी करता है, गोली के 2-3 राउंड फायर भी करता है, लेकिन गात सुबारी बच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में एक वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो एक आतंकवादी आफिफ अहमद हामिद के चेहरे पर चाकू से वार करता है और उसकी AK-47 छीन लेता है। तभी एक दूसरा आतंकवादी वेट लिफ्टर को गोलियों से मार देता है। सो अब आतंकवादियों के पास सिर्फ 9 इजरायलीज ही बचे थे, जो थे वेट लिफ्टर जीव फ्राइडमैन, वेट लिफ्टर डेविड मार्कबर्गर, रेफरी योसेफ गुडफ्रेंड, रेसलर एलिएजर हाउफिन, ट्रैक कोच अमिजुर शापरा, शूटिंग कोच केहेत सोर, रेसलर मार्क साल्विन, फेंसिंग कोच आंद्रे स्पिट्जर और वेट लिफ्टिंग जज याकोब स्प्रिंगर। अब ये आतंकवादी इन सभी लोगों को हॉस्टेजेस की तरह ट्रीट करने वाले थे। इन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित और डराने की कोशिश की जाती है। कई रिपोर्ट्स का तो ये मानना है कि वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो को बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आतंकवादियों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया और खून से लथपथ उनकी लाश को चेतावनी के तौर पर पूरे दिन उनके साथियों के पैरों के पास छोड़ दिया। उन्हें डराया गया और धमकाया गया और अब जर्मन सरकार के सामने डिमांड रखी गई कि इजराइल की जेलों में कैद 234 और जर्मनी में बंद 2 लोग एंड्रियास बादेर और उल्रिके मेनहॉफ को जेलों से रिहा कर दिया जाए। तभी इन 9 इजरायलीज हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, वो कुश्ती के कोच मोशो वेनबर्ग की लाश को बाहर फेंक देते हैं, जिसे देखकर इजराइल तुरंत रिस्पॉन्स करता है और कहता है कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं करनी है। उस समय इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर थी, जो जर्मन अथॉरिटीज से बात करती है कि इस सिचुएशन को उन्हें अपने हिसाब से हैंडल करने दिया जाए, लेकिन जर्मनी ऐसा नहीं चाहता था। जर्मनी अथॉरिटीज आतंकवादियों से बातचीत करती हैं, उन्हें अनलिमिटेड फिरौती की पेशकश करती हैं, लेकिन आतंकवादियों का कहना था कि पैसे का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारे जीवन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ इस पूरी घटना से बेखबर एथलीट्स ओलंपिक गेम्स खेल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ये घटना पूरे विश्व को पता चल जाती है, क्योंकि म्यूनिक में चल रही घटनाओं का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाता है। It was a welcome opportunity for the young Federal Republic of Germany to show it was a cosmopolitan democracy. But the attack on the Israeli team turned the Olympic Games into a tragic chapter of German history. Germany failed in front of live cameras and hence before the eyes of the whole world, live and in color. सुबह 6:40 पर ओलंपिक विलेज के मेयर वाल्थर ट्रॉगर और जर्मन नेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष विली डोम आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए बिल्डिंग नंबर 31 में जाते हैं और एक लंबी बातचीत करते हैं। एक लंबी बातचीत होती है और अब आतंकवादी सभी हॉस्टेज के साथ कायरा जाने के लिए एक प्लेन की डिमांड करते हैं। जर्मन सरकार और ओलंपिक कमेटी हॉस्टेजेस को बचाने के लिए एक मिशन भी करती है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसलिए जर्मन सरकार अब आतंकवादियों को कायरा भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। प्लानिंग अभी भी चल रही थी कि किसी तरह बस हॉस्टेजेस को बचा लिया जाए। जर्मन सरकार 2 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती है, जो उन्हें पास के फुर्स्टनफेल्डब्रुक एयरबेस तक ले जाने वाला था। आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड गैरेज से 200 मीटर तक चलना था। जर्मन पुलिस यहाँ पर भी आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिश करती है, मगर आतंकवादी बच जाते हैं। इसलिए अब आतंकवादी पहले बस से हेलीकॉप्टर तक और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें ओलंपिक विलेज से लगभग 30 किलोमीटर दूर वेस्ट में फुर्स्टनफेल्डब्रुक एयरबेस तक ले जाया जाता है और यहाँ पर पुलिस घात लगाकर बैठी थी। हालांकि जर्मन पुलिस के पास इस तरह के मिशंस के लिए बेटर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स थे, लेकिन अंडर वेस्ट जर्मनी पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन आर्म्ड फोर्सेस को सिविलियन पुलिस की सहायता करने से मना कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए पुलिस स्नाइपर्स को शार्प शूटर्स के रूप में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। वे इम्प्रॉपर तरीके से तैनात थे और नंबर्स में भी कम थे। उनके पास अपने साथियों से बातचीत करने के लिए या फिर अपने कमांडर से बातचीत करने के लिए रेडियो की भी कमी थी। इसके अलावा वे स्नाइपर्स राइफलों की बजाय असोल्ट राइफलों से लैस थे। उनके हथियारों में ना तो लंबी दूरी की दूरबीन थी और ना ही रात में देखने की क्षमता। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जर्मन ऑफिशियल्स पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, साथ ही उनके प्लानिंग में भी कमी थी और यहीं पर उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। कहीं से ये न्यूज लीक हो जाती है कि एयरबेस में पुलिस कुछ करने वाली है, जिससे टेररिस्ट सतर्क हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर रात करीब 10:30 बजे एयरबेस में पहुंचा। पहले 2 आतंकवादी जेटलाइन का निरीक्षण करने गए, जिसे खाली पाकर
और धोखे के बारे में जानकर वे वहां से भागे और अपने दूसरे साथियों को चिल्लाकर बताया। तभी जर्मन पुलिस उन पर गोली चला देती है। गोलीबारी शुरू होती है और कई आतंकवादियों ने एक जर्मन पुलिसमैन को मार दिया। इस फायरिंग में इजरायलीज ने भी भागने का प्रयास किया, मगर वे बंधे हुए थे और फंस गए थे। तभी एक आतंकवादी उस टर्मैक की फ्लड लाइट को गोली मार देता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। गोलीबारी होती है, लोग एयरफील्ड को घेर लेते हैं। आधी रात को एक जर्मन अधिकारी घोषणा करता है कि सभी हॉस्टेजेस को बचा लिया गया है, सभी आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन सच कुछ और था। टेंशंस अब भी बनी हुई थी। हेलीकॉप्टर में बैठे इजरायलीज बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक आतंकवादी हेलीकॉप्टर में बम फेंक देता है, जिससे सारे इजरायलीज मारे जाते हैं। एक दूसरा आतंकवादी दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे इजरायलीज पर करीब से फायरिंग करता है और उन्हें गोलियों से छलनी कर देता है, जिससे बचे हुए 5 इजरायलीज भी मारे जाते हैं। 6 सितंबर की सुबह करीब 12:30 बजे गोलीबारी बंद होती है और 20 घंटे तक चलने वाला आतंक का राज खत्म होता है। 11 इजरायली हॉस्टेजेस, एक जर्मन पुलिसमैन और 5 आतंकवादी मारे जाते हैं। बाकी 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है और सुबह 3 बजे घोषणा की जाती है। There were 11 hostages. 2 were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. इस पूरी घटना के बाद अबू दाऊद, जो मास्टरमाइंड था इस पूरे मैसेकर का, वो कहता है कि म्यूनिक से पहले हम सिर्फ आतंकवादी थे, लेकिन म्यूनिक के बाद लोगों ने पहली बार ये पूछना शुरू किया कि ये आतंकवादी है कौन और ये चाहते क्या हैं। म्यूनिक से पहले किसी को भी फिलिस्तीन के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। लोग फिलिस्तीन से ज्यादा खेलों में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक मायने में हम म्यूनिक में सफल हुए, क्योंकि हमने अपने मुद्दे को 500 मिलियन घरों के टेलीविजन में जबरदस्ती दिखाया। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ओलंपिक्स करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ता है और इसी वजह से ओलंपिक्स इन टेररिस्ट ग्रुप का निशाना बनता है। आतंकवादी चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुने, लोग उनसे डरें, जो म्यूनिक मैसेकर के बाद हुआ भी। लेकिन इजराइल इन्हें इतनी आसानी से कहां जाने देने वाला था। इजराइल की पीएम गोल्डा मेयर एक ऑपरेशन चलाती हैं, जिसे ऑपरेशन बेयोनेट यानी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन के माध्यम से मोसाद डायरेक्टली ब्लैक सितंबर और पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कई मेंबर्स को चुन चुन कर मारता है। ऑपरेशन 20 सालों तक चलता है, लेकिन इजराइल म्यूनिक मैसेकर के मास्टरमाइंड अबू दाऊद को कभी नहीं मार पाया। लेकिन 2010 में किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों रिपोर्ट्स पेरिस ओलंपिक्स को अब तक का डेंजरस ओलंपिक्स कह रही थी। लेकिन फिलहाल ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। आतंकवादी अभी भी जिंदा हैं।